हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे दोस्तों गीतांजलि, जिसे लिखा था रविन्द्रनाथ टैगोर ने। यह एक बुक है दोस्तों, जिसमें कई पोएम्स लिखी गई हैं। तो इस बुक के बारे में आज हम जानेंगे कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसे गीतांजलि नाम क्यों दिया और क्यों लिखा ये गीतांजलि बुक। पर उससे पहले आइए हम रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में जान लेते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर दोस्तों, जिनका जन्म हुआ 7 मई 1861 कोलकाता में और इनकी डेथ हुई थी 7 अगस्त 1941 कोलकाता में। रविन्द्रनाथ टैगोर को शोल ऑफ बंगाल भी कहा जाता है। ये अपने टाइम में एसेइस्ट, प्ले राइटर और पेंटर भी रहे और ये पहले इंसान भी थे जिन्हें नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर मिला था और ये पहले नॉन यूरोपियन भी थे जिन्हें नोबेल प्राइज़ मिला था। इनकी फेमस वर्क को ले लिया जाए तो वो थी गीतांजलि, मनाशी और गीतांजलि की इंग्लिश ट्रांसलेशन जिसका नाम था सॉन्ग ऑफरिंग। तो आइए दोस्तों हम इस बुक के बारे में जानते हैं गीतांजलि। दोस्तों गीतांजलि जो थी वो एक कलेक्शन ऑफ पोएम्स हैं जिसे मैंने आपको करवाया है, आप देख सकते हैं। और इसे रविन्द्रनाथ टैगोर ने बंगाली में लिखा था और उन्होंने 1910 में लिखा था इसे। और उस वक्त की ये बुक इतनी फेमस हो गई कि महज 2 साल में ही रविन्द्रनाथ टैगोर को इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करना पड़ा। और जब उन्होंने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया तो उसका टाइटल रखा सॉन्ग ऑफरिंग। और सॉन्ग ऑफरिंग को रविन्द्रनाथ टैगोर ने इतना अच्छा लिख दिया कि उन्हें नोबेल प्राइज़ मिल गया था लिटरेचर में। और उस वक्त के वो पहले नॉन यूरोपियन थे, यानी कि सिर्फ यूरोप कॉन्टिनेंट वालों को ही नोबेल प्राइज़ मिल रहा था। और उसी वक्त उन्होंने इतिहास रचा था कि वो पहले नॉन यूरोपियन बन गए जिन्होंने नोबेल प्राइज़ जीता लिटरेचर में। अब आपके मन में ये भी आ रहा होगा कि आखिर उन्होंने इंग्लिश ट्रांसलेशन का जो टाइटल है वो गीतांजलि से बदलकर सॉन्ग ऑफरिंग क्यों रखा। तो आइए अब इसके बारे में जानते हैं कि सॉन्ग ऑफरिंग ही क्यों रखा टाइटल। तो जब रविन्द्रनाथ टैगोर ने ट्रांसलेशन स्टार्ट किया तब उन्हें देखा कि गीतांजलि यानी कि गीत प्लस आंजलि होता है। और यहाँ पे गीत का मतलब होता है सॉन्ग, गाना, और अंजलि का मतलब होता ऑफरिंग। तो इसमें गीतों को ऑफर किया गया था, तो इसलिए इसका टाइटल रखा उन्होंने सॉन्ग ऑफरिंग्स। और ये जो कलेक्शन थी उनकी गीतांजलि, जिसे उन्होंने इंग्लिश में नाम दिया था सॉन्ग ऑफरिंग्स, उसमें 103 इंग्लिश प्रोज पोएम्स थे। अब प्रोज पोएम क्या होता है? तो प्रोज पोएम जो होता है वो वर्ड पोएम से डिफरेंट होता है दोस्तों। आप ऐसे समझ सकते हैं कि प्रोज पोएट्री मतलब होता है गद्य कविता। और गद्य में एक कविता को इस तरह पाठ किया जाता है कि वो काल्पनिक ना लग करके अकाल्पनिक लगे, और जिस व्यक्ति या जिस चीज़ के बारे में कवि उस कविता में व्याख्या कर रहा हो उस चीज़ को वो पूर्ण रूप से प्रस्तुत कर सके। यानी कि वो अपने वर्ड्स में नहीं कहे, वो एक गद्य बनाकर, एक कविता बनाकर उसे एक पोएट्री की तरह रटा दे आपको, उसको कहते हैं प्रोज पोएम्स। और इस प्रोज पोएम को रविन्द्रनाथ टैगोर ने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया जो कि बंगाली लैंग्वेज में थी। अब इसकी सेंट्रल थीम को ले लिया जाए तो वो थी डिवोशनल थीम। और इस डिवोशनल थीम को लेकर के पोएट ने इसका मोटो रखा और कहा, आई एम हेयर टू सिंग दीज सॉन्ग्स। यहाँ पे दी लिखा हुआ है लेकिन इसको दीज पढ़ेंगे क्योंकि वो ओल्ड इंग्लिश है। और वो कहते हैं कि मैं यहाँ आया हूँ ये कहानियों को, ये कविताओं को, ये प्रोज पोएम्स को बताने। अगर आप अभी भी गीतांजलि का मतलब नहीं जान पाए हैं क्या है, तो आइए हम इसको एक लाइन में पूरा पढ़ते हैं और जानते हैं कि व्हाट इज़ द मेन मैसेज ऑफ गीतांजलि। तो गीतांजलि का जो मेन टॉपिक है दोस्तों वो है डिवोशन टू गॉड, यानी मेरी भक्ति भगवान के प्रति।
और इस स्टडी में जो आप स्टडी करेंगे प्रोज पोएम का, तो आप जानेंगे कि पूरा फिलोसफिकल कंपोनेंट्स जो है वो रविन्द्रनाथ टैगोर के ही बारे में दिया गया, और वो बताना चाहते हैं गीतांजलि से कि उनका कॉन्सेप्ट ऑफ डिवोशन क्या है। और गीतांजलि में उन्होंने बखूबी दिखाया है कि किस तरह गॉड जो है वो हमारे बीच ही प्रेजेंस होते हैं और हमारे बीच रहते हैं, और कैसे वो हमारे फेस टू फेस आ सकते हैं क्योंकि वो इन्फिनाइट हैं। आई होप अब आपको गीतांजलि का मतलब समझ में आ गया होगा। अगर आपको मेरी ये एक डिफिनेशन अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें दोस्तों। मैं आपसे मिलूँगा नेक्स्ट स्टोरी नेक्स्ट पोएम में। प्लीज़ सपोर्ट, प्लीज़ सब्सक्राइब, एंड जय हिंद दोस्तों।